हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आज हम देखने जा रहे हैं 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका का विज्ञान विषय का कक्षा 7वीं का लेसन नंबर 12 पादप में जनन। बच्चों, जैसे मनुष्यों में जंतुओं में जनन होता है वैसे ही पादपों में भी जनन होता है और इसकी विभिन्न क्रियाएं हैं। जैसे पादपों में जनन कितने प्रकार का होता है, तो पादपों में जनन 2 प्रकार का होता है, लैंगिक जनन और अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन की निम्नलिखित विधियां हैं कि कौन कौन सी। कलम विधि, मुकुलन, खंडन, बीजाणु निर्माण, और ये कलम विधि को ही कायिक प्रवर्धन भी कहा जाता है। देखिए, कायिक प्रवर्धन का मतलब एक चीज ये हुआ कि कायिक मतलब किसी की भी काया से, है ना। जैसे इसमें हम बीज का उपयोग, बीज का तो हम जैसे सभी में करते हैं, बीजाणु वाला। लेकिन हम जो इसकी जैसे किसी की कलम लग जाती है, आपने देखा होगा कि हम जो रोज है, रोज में क्या होता है, उसकी हम एक कलम निकालते हैं और उससे हम बडिंग करके उसको हम क्या, कायिक प्रवर्धन है वो क्या है, किसी बॉडी का एक पार्ट होना, किसी भी पौधे की बॉडी का एक पार्ट होना और उससे ही नया प्लांट रेडी हो जाना, इसे हम कहेंगे कायिक प्रवर्धन, है ना। और इसके बाद जो है, जैसे हमने देखा, आप लोगों ने देखा होगा कि हम गुलाब की कभी भी हम बीज नहीं लगाते हैं। गुलाब के हम क्या लगाते हैं, हमेशा कलम लगाते हैं, है ना। एलोवेरा प्लांट जो है उसका हम पत्ती सहित उसकी पत्ती को हम कट करते हैं और उसे ही हम लगा देते हैं, तो वहां से भी उसकी रूट्स निकल आती हैं। तो इस तरह से ये जो कायिक प्रवर्धन की इतनी विधियां हैं। और उसके बाद जैसे एक कलम को हम दूसरी कलम में भी लगा करके इसकी नया प्लांट हम रेडी कर लेते हैं। तो ये जो है ये कायिक प्रवर्धन की विधियां हैं। बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, परागण किसे कहते हैं और स्वपरागण और परपरागण में अंतर समझाइए। परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम स्वपरागण कहते हैं, है ना। आपने देखा है कि जैसे आपने फूल की जो, या मैंने आपको 2-3 बार फ्लावर का स्ट्रक्चर भी बताया है, क्लास में भी आप लोगों ने किया है। तो जो इस तरह से ये जो पुंकेसर होते हैं, यहाँ पर क्या लगे होते हैं, ये परागकण यहाँ लगे होते हैं और जो वर्तिकाग्र होता है वो इस तरह से एक संरचना होती है। तो जब ये जो परागकण क्या है कि यहीं के यहीं उसी वर्तिकाग्र, उसी फूल की वर्तिकाग्र पर गिर जाते हैं और नया प्लांट या यहाँ से बीजाणु इस तरह से जब गिरते हैं तो स्वपरागण हो जाता है। लेकिन यदि पुष्प के परागकण किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं, परपरागण कहते हैं। मतलब वो बीजों का प्रकीर्णन किनके द्वारा होता है, तो बीजों का प्रकीर्णन मतलब कि बीजों का जो बनना या जो एक जगह से दूसरी जगह पर कैसे जाते हैं बीज, है ना। हम देखते हैं कि भाई कुछ प्लांट जो होते हैं, हम बारिश में देखते हैं कि अचानक ही बस पानी गिरा और वहाँ पर प्लांटिंग शुरू हो जाती है, प्लांटेशन शुरू हो जाता है, घास उगने लगती है। एक हम देखते हैं गाजर घास जिस पे वाइट फूल आते हैं, वो भी क्या होती है कि वो भी उगने लगती है। मतलब सारी ये जो छोटे छोटे प्लांट्स हैं ये अपनी मर्जी से कैसे उग जाते हैं। तो इनके लिए प्रकीर्णन पवन यानी कि हवा के द्वारा ये एक जगह से दूसरे जगह पर कैसे जाते हैं, तो हवा के द्वारा, पानी के द्वारा यानी जल के द्वारा और कीटों या जंतुओं के द्वारा, है ना। आपको मैं इसी में थोड़ा डिटेल समझा दे रही हूँ कि जो बीजों का प्रकीर्णन हवा के द्वारा कैसे, भाई तेज हवा चलती है तो कोई से बीज क्या होते हैं, हल्के होते हैं और हल्के होने के कारण वो क्या करते हैं, हवा में बिल्कुल उड़ते हुए एक जगह से दूसरी जगह पर चले जाते हैं। अब हमने देखा है कि भाई पानी, जब बारिश आती है तो पानी एक जगह ही रहता है क्या, नहीं रहता, वो कहीं ना कहीं बहता रहता है, फ्लडिंग करता रहता है। तो जब वो इस तरह से जब पानी बहता है तो पानी में भी बीज जा करके और एक जगह से दूसरी जगह चले जाते हैं। अब कीटों के द्वारा और जंतुओं के द्वारा, देखिए ये बहुत विशेष है कि कीटों और जंतुओं के द्वारा कैसे होता है। तो आपने देखा होगा कीट यानी कि जो मधुमक्खियाँ होती है वो, उनका परागण में बहुत बड़ा योगदान है ना। ये जो बीजों के प्रकीर्णन में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आप ये मानिए कि अगर मधुमक्खियाँ अगर फूल पर उसका परागण या उसका पराग जो है वो उसके साथ ना चिपकाएं तो दूसरे फूल भी ना खिलें, ये भी हो सकता है। तो मधुमक्खी का इसमें बहुत बड़ा योगदान है। इसी तरह से और भी जितने कीट हैं उनका भी योगदान है, वो अपने पैरों में चिपका लेते हैं और उसके बाद एक जगह से दूसरी जगह पर परागकण चले जाते हैं। इसके बाद जंतुओं में, तो आप देखिए जंतुओं में हमने देखा होगा बकरी है, उसके बाद कैमल है, या जितने भी फरी एनिमल्स हैं, है ना। फरी इन द सेंस जितने भी एनिमल्स पे सभी पर बाल होते हैं तो उन पर कुछ बीज जो हैं चिपक जाते हैं।
आपने गोखरू का नाम सुना होगा और बल्कि देखा भी होगा कुछ बच्चों ने, जो कि यहाँ जिनके यहाँ खेत वगैरह हैं या बकरियां हैं तो उन्होंने देख रखा होगा। इस तरह से गोखरू इस तरह से कांटे वाला एक बीज होता है जो कि जंगल में अक्सर हमें देखने को मिलता है। इस तरह से एक बीज होता है। ये बकरियों पर, ऊंट पर और भी जो जंगल में जो चरते रहते हैं जानवर या ग्रेजिंग करते हैं, वहाँ पर उनके पीछे चिपक जाते हैं। अब वो चिपक करके क्या होते हैं कि हमेशा तो चिपके नहीं रहते। जब भी एनिमल्स पानी में जाते हैं तो वो पानी में चले जाते हैं और वहाँ के जाने के बाद फिर और कहीं पहुँच जाते हैं। तो इस तरह से जंतुओं के द्वारा प्रजनन होता है ना। आप देखिए कि गिलहरी हैं और चूहे हैं, ये भी क्या करते हैं, पिकॉक हैं। जब हमारे यहाँ बुआई की जाती है तो मोर हैं और भी पक्षी आपको खेतों में देखने के लिए मिलते हैं। तो ये जितने भी दाने ले जाते हैं ये ज़रूरी है कि ये सारे के सारे खा लें, नहीं खाते हैं। वो एक जगह से दूसरी जगह पर उसको ट्रांसफ़र कर देते हैं और इसी तरह से ये प्रकीर्णन होता है। अब देखिए पंख युक्त बीजों के दो उदाहरण दीजिए, है ना। पंख युक्त बीज, पंख मतलब कि उनमें बीजों में इस तरह की संरचना का होना, ये पंख कहलाते हैं, है ना। इस तरह से जो हमने सभी ने, आप लोगों ने खाई होगी सहजन की फली या ड्रमस्टिक। तो इसमें क्या है, सहजन की फली मतलब सूरजने की जो फली है ये उसका उदाहरण दिया गया है। आप इसकी जगह सूरजने की फली का भी नाम लिख सकते हैं। और द्विफल, ये द्विफल में इन दोनों में क्या होते हैं, पंख युक्त बीज पाए जाते हैं और ये बहुत हल्के होते हैं। आप देखिएगा कि सहजन की फली को सुखाइए और उसके बाद उसके बीजों को देखिए, बहुत हल्के होते हैं और ये एक जगह से दूसरी जगह हवा में उड़ करके पहुंच जाते हैं। तो बच्चों यहाँ पर देखिए यीस्ट में जनन को चित्र द्वारा समझाइए। तो मैंने ये आपको यीस्ट में जनन का ये चित्र मैं आपको बता रही हूँ कि यीस्ट में जनन किस तरह से होता है। यीस्ट कोशिका से बाहर निकलने वाला छोटा सा बल्ब जैसा प्रवर्ध या मुकुल या कली कहलाता है ना। उसमें इस तरह से देखिए, यहाँ पर मैं रफ डायग्राम आपको ड्रॉ कर रही हूँ। ये देखिए इस तरह से यीस्ट रहता है। उसके बाद ये सेकेंड जब स्टेप होती है तो यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा बल्ब के टाइप एक स्ट्रक्चर बनता है सेकेंड में। और उसके बाद इस तरह से इसमें सारे यीस्ट जो है अनेक कोशिकाएं रेडी हो जाती हैं इस तरह से, और कोशिकाएं रेडी होती रहती है। नेक्स्ट टाइम ये क्या करती हैं, यहाँ से फिर इनसे अलग हो जाती हैं। तो जो मदर सेल होती है उससे ये अलग हो गई और इनकी संख्या में इस तरह से बढ़ोतरी होती रहती है। अब इसे हम क्या कहते हैं, ये कली या मुकुल कहलाता है और ये क्रमशः वृद्धि करता रहता है। जनक कोशिका से अलग होकर नई यीस्ट कोशिकाएं बनाता है। अब इसमें देखिए एक क्वेश्चन फिर से ये आ गया कि कायिक प्रवर्धन को समझाइए तथा इसके लाभ बताइए, है ना। कायिक प्रवर्धन जैसे मैंने आपको अभी बताया है कि कायिक प्रवर्धन क्या होता है। तो जब किसी पौधे की जड़, तना, पत्ती या कली जैसे किसी भाग या कायिक अंग से नया पौधा प्राप्त किया जाता है तो इस प्रकार के जनन को हम क्या कहते हैं, कायिक प्रवर्धन कहते हैं, है ना। अब इसमें कायिक प्रवर्धन जो है इसमें हमें बहुत सारे फायदे हैं, है ना। किस तरह से फायदे हैं भाई, कायिक प्रवर्धन के द्वारा पौधों को कितने कम समय में उगाया जा सकता है ना। जिन पौधों को 2-2, 4-4 साल लगते हैं, आप देखिए कि अगर क्या गुलाब का हम बीज डालेंगे तो तुरंत हमें क्या बड़ा पौधा मिल जाएगा, क्या नहीं मिलेगा। तो ये जो हम कायिक प्रवर्धन के द्वारा जब उगाया जाता है तो ये जल्दी से क्या करते हैं, हमें नया पौधा जल्दी से मिल जाता है ना। नए पौधे जनक पौधे की कॉपी होते हैं और जो नया प्लांट होगा उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, वो बिल्कुल जो आपका मदर प्लांट रहेगा वो वैसा ही पेरेंट प्लांट की तरह ही रहेगा। नेक्स्ट, इससे पौधों में फल और फूल जल्दी आ जाते हैं। भाई अगर वो मैच्योर प्लांट है तो उसमें जाहिर सी बात है कि जल्दी से ही उसमें क्या हो जाएगा, फल और फूल जल्दी आ जाएंगे। अब इसमें देखिए एक लिंगी पुष्प और द्विलिंगी पुष्प किसे कहते हैं, पुष्प के जननांगों के नामांकित चित्र बनाइए। तो पुष्प के जननांगों के नामांकित चित्र मैंने आपको पहले भी बनाना बताया है। तो इसमें देखिए सबसे पहले हम ये इस तरह से अगर बनाना चाहें आप तो ये बहुत ही इजी, मैं आपको ये इस तरह से बनाना बता रही हूँ। ये इस तरह से इस पर हम ये रफ डायग्राम में बता रही हूँ आपको, इस तरह से आप भी बना सकते हैं। और उसके बाद वर्तिकाग्र इस तरह से, ये देखिए ये इस तरह से चित्र रहेगा। उसके बाद यहाँ पर
का इस तरह से यहाँ पर चित्र बना सकते हैं आप लोग भी, है ना। इसका और मैं आपको बिल्कुल जो पूरा परफेक्ट जो डायग्राम है वो मैं आपको दे रही हूँ। इसके बाद हम एक लिंगी के बारे में पढ़ें। एक लिंगी पुष्प ऐसे पुष्प जिनमें केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। अब देखिए, आपको या तो किसी फ्लावर में सिर्फ ये मिलेगा, पुंकेसर मिलेगा, और किसी फ्लावर में क्या मिलेगा, स्त्री केसर मिलेगा। सीधी सिंपल सी बात है ना। ये क्या है, पुंकेसर, और ये है स्त्री केसर। ठीक है, ये स्त्री केसर का है और ये पुंकेसर की स्ट्रक्चर है। तो आपको किसी भी प्लांट में मैंने आपको जो एक हेबिस्कस या गुड़हल का जो पौधा प्लांट फूल बताया था, उसमें मैंने आपको ये दोनों चीज़ें आपको शो की थी। और इसी तरह से ये जो गुड़हल के पौधे में ये दोनों चीज़ें होती हैं, लेकिन कुछ पौधे ऐसे होते हैं या कुछ पुष्प ऐसे होते हैं जिनमें कि ये दोनों एक साथ नहीं होते, है ना। बच्चों, एक लिंगी जो पौधे होते हैं या एक लिंगी पुष्प होते हैं, उनके जो यूफोरबिएसी फैमिली यानी तरबूज, पपीता, ये सारे कैसे होते हैं, एक लिंगी पौधे, एक लिंगी पुष्प इसमें होते हैं। या तो नर होता है या मादा, दोनों इसमें होते हैं। उभयलिंगी यानी उभयलिंगी, द्विलिंगी को हम उभयलिंगी भी कहते हैं, है ना। इसे या तो हम द्विलिंगी कह लें या हम इसे उभयलिंगी भी कहते हैं, जिनमें दोनों चीज़ें उपस्थित होती है, नर भी और मादा भी। तो इसका क्या उदाहरण है, इसका हम एग्जाम्पल अगर देखें तो सरसों का फ्लावर और गुड़हल का, है ना। गुड़हल तो मैंने आपको दिखाई चुकी, रेड कलर के फ्लावर्स जो इतने बड़े बड़े, जिसे हम घंटी वाला फ्लावर कहते हैं, वो इसका उदाहरण है। इसमें आप देखिए कि दोनों चीज़ें एक साथ उपस्थित होती हैं, राइट। अब आप देखिए, एक लिंगी पुष्प ऐसे फूल जिनमें केवल स्त्री केसर या केवल पुंकेसर उपस्थित होते हैं एक लिंगी पुष्प कहलाते हैं। जिन पुष्पों में पुंकेसर और स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं वे द्विलिंगी पुष्प कहलाते हैं। पादपों में लैंगिक जनन की प्रक्रिया को समझाइए। तो पादपों में हम लैंगिक जनन की प्रक्रिया देखें। पादपों में लैंगिक जनन में परागकोश से पुष्प के वर्तिकाग्र पर स्थानांतरण होता है। यहाँ पर परागकण अंकुरित होकर एक पतली नली का निर्माण करता है। यह नली परागकण को स्त्री केसर तक पहुँचाने में मदद करती है। यहाँ पर नर एक युग्मकों का मादा युग्मकों अर्थात अंड से निषेचन होता है और युग्मनज बनता है। तो हम अगर ये वाली जो स्ट्रक्चर है, यहाँ पर हम देखें कि जब ये परागकण यहाँ से होते हुए जब यहाँ पर आते हैं, ये इस तरह से ये परागकण आया यहाँ पर सपोज, तो ये यहाँ पर क्या करेगा, एक नली का निर्माण करेगा। ये इस तरह से नली बनती है, यहाँ पर इस तरह से ट्यूब बन जाती है जिसे हम पोलन ट्यूब कहते हैं, और वो जो है वो पोलन ट्यूब इसे लेकर के इस तरह से यहाँ पर चली जाती है। और उसमें ये जो पोलन ट्यूब है, यहाँ से पोलन गिरा और पोलन यहाँ से पोलन ट्यूब का निर्माण करता है, और इस तरह से यहाँ से लेकर के यहाँ तक एक ट्यूब निर्माण होती है, और यहाँ पर बीज दोनों के युग्म मिलते हैं और युग्मनज का निर्माण हो जाता है। तो ये हमारा क्वेश्चन है। उसके बाद पुष्पों में निषेचन किस प्रकार होता है, चित्र सहित समझाइए। नर तथा मादा युग्मकों के युग्मनज यानी संयोग द्वारा बनी कोशिका युग्मनज कहलाती है। युग्मनज बनने के लिए नर और मादा युग्मकों के युग्मन का प्रक्रम निषेचन कहलाता है। विधियों के द्वारा होता है। बीजों का प्रकीर्णन हवा, पवन अथवा जंतुओं के कीटों के द्वारा होता है, जिसे हम पहले ही समझ चुके हैं। अब देखिए, सहजन या सूर्जनाफली द्विफल घासों के हल्के बीज, आंख, मंदार और रोमयुक्त बीज सूरजमुखी, रोमयुक्त फल पवन हवा के साथ उड़कर दूर दूर तक चले जाते हैं। जिन बीजों का आवरण स्पंजी या तंतुमय होता है वे बीज या फल पानी या जल के द्वारा प्रकीर्णित हो जाते हैं। कुछ कांटेदार बीज जिनमें हुक की तरह आकृति रहती है, जो मैंने आपको बताया कि ऊंट और इनके साथ, ऊंट बकरी इनके साथ चिपक करके
चले जाते हैं, गोखरू के बीज उदाहरण हैं, तो शरीर में चिपक जाते हैं और एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच जाते हैं। इस तरह से इनका प्रकीर्णन होता है। उदाहरण के लिए गोखरू के बीज बकरी और ऊंट के साथ चिपके हुए हमें दिखाई देते हैं। तो बच्चों, ये मैंने आपको लेसन एक्सप्लेन भी कर दिया है, आपको बहुत सारी बातें समझ में भी आ गई होंगी। और आपको इसके अलावा भी अगर आपकी कोई क्यूरी है इसके अंदर और लेसन में भी अगर आपको कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। एक और मैं इस लेसन पर एक क्लास ले लूँगी, तो आप मुझे ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।